दोस्तों, क्या कभी कभी आपको ये सोचकर हैरानी होती है कि कैसे भारत जैसा देश कभी गुलाम हुआ करता था, वो भी उस समय जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि भारत को अपने कब्जे में करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में सिर्फ 35 लोग काम किया करते थे और इस 200 साल के राज के बीच कभी भी भारत में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे। फिर भी इस बड़ी जनसंख्या और इस बड़े भूभाग पर उनका कंट्रोल रहा। ये कैसे हुआ, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ये तो जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, पर क्या आपको पता है कि कंपनी पहले भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया गई थी। इन्होंने वहाँ पर 2 फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की थी, लेकिन वहाँ पर स्पेनिश और पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण उन्हें यहाँ से निकलकर भारत आना पड़ा। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में कदम रखा और उनके कैप्टन विलियम हॉकिंस जाकर मुगल बादशाह जहांगीर से मिले और उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की परमिशन मांगी। भारत में इस वक्त पहले से पुर्तगाली लोग आकर बसे हुए थे, इसलिए जहांगीर ने अंग्रेजों को परमिशन नहीं दी। इसके बाद उन्हें हताश होकर ऐसे इलाके ढूंढने पड़े जहां पर मुगल राज ना हो और वो आंध्र प्रदेश के मछलीपुरम पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। धीरे धीरे उन्होंने कई और फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की और जब उनके पैर यहाँ जमने लग गए तो 1612 में उन्होंने सूरत में पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और उन्हें वहां से खदेड़कर गोवा तक महदूद कर दिया। इसे हिस्ट्री ऑफ बैटल ऑफ स्वाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के किंग जेम्स I से रिक्वेस्ट की कि वो किसी राजदूत को जहांगीर के पास भेजे ताकि उन्हें यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन मिल सके। राजा ने सर थॉमस रो को भेजा, जिन्होंने जहांगीर को बहुत से तोहफे दिए और उनका दिल जीत लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिल गई। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बाकी इलाकों में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो हम चलते हैं 1670 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स II को कुछ स्पेशल राइट्स देने के लिए मना कर दिया। किंग चार्ल्स ने अब EIC को टेरिटरीज एक्वायर्ड करने से लेकर प्राइवेट आर्मीज रखने और अपना खुद का पैसा छापने तक के राइट्स दे दिए थे। इसका सीधा कारण ये था कि EIC उस वक्त इंग्लैंड में काफी प्रॉफिट ला रही थी और क्योंकि EIC एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार के बहुत से लोगों ने भी इसके स्टॉक्स खरीदे हुए थे। अब EIC को बंगाल में एक्सपेंड करना था। उस वक्त का बंगाल आज से काफी अलग था। उस वक्त बंगाल भारत की फाइनेंशियल कैपिटल था, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। इसीलिए EIC ने 1682 में औरंगजेब से यहाँ सेटल होने की परमिशन मांगी। औरंगजेब के मना करने के बाद EIC ने अपनी नई नवेली सेना का इस्तेमाल कर उन्होंने 1686 में मुगल सल्तनत के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। औरंगजेब की सेना ने अंग्रेजों को न सिर्फ हराया बल्कि उनकी सभी फैक्ट्रीज पर भी कब्जा कर लिया और उनसे सभी तरह की स्पेशल परमिशंस वापस ले ली। इसके बाद EIC के गवर्नर को नाक रगड़कर औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी और तब जाके औरंगजेब ने EIC को माफ किया। औरंगजेब के बाद लेकिन भारत बिल्कुल बदल चुका था। मराठा एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा था और दिल्ली में भी एक के बाद एक कई रूलर्स आए, लेकिन सभी कमजोर थे, जिस कारण उनकी पकड़ भारत पर ढीली होने लगी। इसी बीच ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को न सिर्फ हराया बल्कि 300 सालों में मुगलों ने जितनी भी दौलत इकट्ठा की थी वो सभी नादिर शाह अपने साथ लूट कर ईरान ले गया। इसी लूट में कोहिनूर भी ईरान पहुंचा। नादिर शाह के हमले के अलावा एक परेशानी ये थी कि मोहम्मद शाह रंगीला का राजपाट में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, जिस वजह से उनकी पकड़ हिंदुस्तान से इतनी ढीली हो गई कि हर जगह के लोकल किंग्स या नवाब दिल्ली से आए हुक्मों को मान ही नहीं रहे थे और ना ही दिल्ली में टैक्स का पैसा भेजते थे। दिल्ली में बैठा सुल्तान पहले कंगाल हो चुका था और अब बंगाल के नवाब ने जब टैक्स भेजना बंद किया तो उनकी कमर ही टूट गई। इसी बीच बाकी भारत में भी कई राजा आपस में लड़ने लगे और इसके बीच पिस रही थी आम जनता। किसानों की फसलें बर्बाद कर दी जाती थी, मंदिरों घरों को लूटा जा रहा था और हर राजा को जंग के लिए सिपाही चाहिए था, जिस वजह से उस वक्त बहुत से लोगों ने बाकी काम छोड़कर इन राजाओं की सेना को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। वहीं यूरोप में एक नई जंग शुरू हो गई जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों की लड़ाई का एक फायदा ये हुआ कि तेजी से दोनों ही सेनाओं को मिलिट्री कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ देखी गई और क्योंकि ये दोनों ही पावर्स उस वक्त भारत में मौजूद भी थी, इसलिए भारत में भी दोनों के बीच जंग हुई और यहाँ भी मॉडर्न हथियार पहुंचे। अगर हम बंगाल वापस चलें तो बात करनी होगी 1756 की, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनाए गए। सिराजुद्दौला से पहले उनके नाना अली वर्दी खान बंगाल के नवाब थे, जो कि काफी कुशल नवाब थे, लेकिन सिराजुद्दौला उनके बिल्कुल ही उलट थे। सिराज का ज्यादातर वक्त अय्याशी में गुजरता था और साथ ही सिराज ने उस वक्त जगत सेठ परिवार को भी नाराज कर दिया था। जगत सेठ परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं था बल्कि पूरे भारत का बैंकिंग सिस्टम था।
ये लोग हर किसी को लोन दिया करते थे, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे और कुछ बाकी काम भी। विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब द अनार्की में लिखते हैं कि जगत सेठ परिवार ने इस बीच अंग्रेजों से कहा कि वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दे, जिसके बदले वो उन्हें खूब सारा पैसा देंगे। इस पैसे की मदद से अंग्रेजों ने एक प्राइवेट आर्मी रेस की, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे। इसके अलावा उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को भी अपनी तरफ कर लिया, और जब इन दोनों के बीच जंग हुई तो सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया और प्लान ये था कि मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली की तरह बंगाल में रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद मीर जाफर ने भी अंग्रेजों से बगावत कर दी और फिर अंग्रेजों ने गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी कुछ सालों बदल गए तो मीर जाफर को एक और मौका दिया गया और इस बार मीर जाफर मान गए। मीर कासिम इस वक्त अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम के पास पहुंचे और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने का प्लान बनाया और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। इस जंग में भी अंग्रेज जीत गए और साथ ही उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब वो किसी और को नवाब नहीं बनाएंगे बल्कि खुद यहाँ राज करेंगे। 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के मुताबिक अब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर और कमांडर चीफ बना दिया गया और इतिहास में पहली बार अंग्रेजों ने ऑफिशियली भारत की किसी जमीन पर कब्जा किया। अंग्रेजों के हाथ अब भारत की फाइनेंशियल कैपिटल लग चुकी थी और इसके बाद तो जैसे उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक वो इस दौलत के कारण बड़ी आर्मीज खड़े करते रहे और धीरे धीरे वो भारत में एक बड़ी फोर्स हो गए। इसके बाद उन्होंने भी बाकी राजाओं के साथ फ्रेंडली ट्रीटी साइन करनी शुरू की, जिसमें वो राजाओं को ऑफर देते थे कि बहुत ही कम दाम पर वो उन राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की प्रोटेक्शन देंगे, बस बदले में उस राजा को अपनी सेना छोड़नी होगी। इससे वो राजा भी खुश थे क्योंकि अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते और साथ ही EIC की सेना के पास बेहतर हथियार भी थे। यूं चलते हुए अंग्रेजों ने काफी सारे राजाओं को निहत्था कर दिया और अब वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रह गए थे। फिर EIC के लॉर्ड डलहौजी 1857 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लेकर आए, जिसके मुताबिक अगर किसी राजा का कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो वो एम्पायर ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने की पहली कोशिश 1857 में हुई क्रांति है, जिसमें मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्रांति को दबाने में सफल रही और बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल राजा थे, उन्हें बर्मा भेज दिया गया और उनके सभी उत्तराधिकारियों को भी मार डाला गया। इसके एक साल बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और यहाँ से भारत में ब्रिटिश राज शुरू हुआ। और यही थी कहानी ब्रिटिश क्राउन के भारत में सत्ता में आने की। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दोष किसका था? जहांगीर का, जिसने अंग्रेजों को देश में आने दिया, या फिर औरंगजेब के बाद आए कमजोर मुगल शासकों का? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।